नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। सबसे पहले आज बात हम लोग कर लें ये जो इतने दिन से चल रहा आर्यन खान केस उसके बारे में। आर्यन खान केस के पे आने से पहले मैं शुरू में ही एक बात आपसे आग्रह कर लूं, आपके आर्थिक सहयोग की। इस चैनल के लिए आप लोगों के आर्थिक मदद की ज़रूरत है। मेंबरशिप का ऑप्शन है, आप मेंबरशिप हो जाइए। वन टाइम अगर मदद करना चाहते हैं वन टाइम का भी ऑप्शन है, सब नीचे डिटेल दिया हुआ है। तो आग्रह है कि आप लोग की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता आएगी। अब जो आज का विषय है उसको शुरू करने से पहले ज़रा मैं एक दो चीज़ें आपके साथ वो कर लूँ। मेरी नज़र में 3 क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे आदमी धर्मनिरपेक्ष होता है टोटली, मतलब जिसको कहते हैं ना कि सेकुलर, उस सेकुलर कहते हैं ना जो जहाँ पे धर्म का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है। वो 3 क्षेत्र हैं। 2 क्षेत्र शुरू में बताऊंगा, एक क्षेत्र जब मैं वीडियो ख़त्म करूंगा तब बताऊंगा। पहला मेरे हिसाब से फौज है। फौज में धर्म मेरे ख्याल में सेकेंडरी रहता है। देश के प्रति सेवा, देश के लिए वो ये ज़्यादा सर्वोपरि रहता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो मेरा साथी सिपाही है, जो मेरा साथ अफसर है या जो मेरा मातहत है वो किस धर्म का है। तो फौज जो 100% जो बिल्कुल ठीक से धर्मनिरपेक्ष हैं वो फौज है, या जो जिनमें ये टॉलरेंस है। दूसरी कैटेगरी जो मुझे लगती है वो क्रिएटिव लोग हैं। क्रिएटिव जब मैं बोल रहा हूँ तो मैं उसको वाइडर सेंस में बोल रहा हूँ। आर्टिस्ट, पेंटर, राइटर, कवि, शायर, ये सारे लोग। लेखक देखिए, लेखक में नहीं होता है, लेखक बहुत आराम से वो करते हैं। कवि, शायर में ये नहीं होता है, धर्म की बात नहीं होती है। एक से एक अच्छे शायर हैं जिन्होंने भगवान के लिए कितना लिखा, एक से एक अच्छे कवि हैं जिन्होंने अल्लाह के लिए क्या क्या बात लिखी, इत्यादि इत्यादि। आर्टिस्ट भी उसी कैटेगरी में मानता हूँ, क्योंकि आर्टिस्ट जो सही में आर्टिस्ट है उसके पास धर्म का ये सब जो हम और आप ना कि मैं हिंदू, तुम मुसलमान, तुम ईसाई, तुम सिख, ये नहीं रह जाता है, वो इससे ऊपर उठ जाते हैं। तो ये 2 ब्रॉडर मेरे हिसाब से हैं, एक फौज, एक क्रिएटिव लोग। तीसरी कैटेगरी में सबसे अंत में बताऊंगा। अब बात कर लें इसी, क्योंकि इसका रेफरेंस है इसलिए इसको मैंने इसकी प्रस्तावना आपसे से की। अब आर्यन खान के केस की बात कर लें। आर्यन खान का केस क्यों पॉपुलर है? क्योंकि आर्यन खान के पिता शाहरुख खान है, सिर्फ यही है। इसको जब ये केस शुरू हो रहा था और उस दिन से लेके आज तक इसको हिंदू मुस्लिम एंगल देने की कोशिश पहले दिन से की गई है। 3 अक्टूबर को ये केस मतलब आया, ऐसा कहा गया कि एनसीबी ने जाके एक ड्रग पार्टी होने वाली थी उसमें पकड़ा। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मीडिया ने अपनी तरफ से तो पुरजोर कोशिश की कि उसी को चलाए, लेकिन यहाँ एक हमारे टेनी भैया है उत्तर प्रदेश के, टेनी जी ने ये सारा गेम ही बिगाड़ दिया। टेनी जी ने गेम नहीं बिगाड़ा। जैसे वहाँ शाहरुख खान के लड़के का था, यहाँ टेनी भैया के लड़के एक मोनू भैया हैं, मोनू भैया ने गेम बिगाड़ दिया। मोनू भैया ने, ऐसा कहा जाता है कि लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चला दी, उससे 4 किसान मर गए, एक पत्रकार मर गया। लोग गुस्सा, जो भीड़ थी उसने ऐसा भी कहा जा रहा है कि 3 लोगों की और हत्या हो गई। तो 8 लोगों की कुर्बानी मोनू भैया, टेनी भैया के वजह से हो गई। अब 3 तारीख की शाम तक तो मीडिया लगी रही कि जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर चलानी थी, जो डिबेट होनी थी, वो शाहरुख खान के लड़के के केस पे। लेकिन टेनी भैया और मोनू भैया वाला मामला वो प्रियंका गांधी ने और थोड़ा संजय सिंह आप में, और ये थोड़ा इन लोगों ने उठाया, रात में इन लोग जाने लगे, फिर उनकी गिरफ्तारी होने लगी, इनको जाने, वो सब होके मेन अब हेडलाइन शाहरुख खान के लड़के से हटके टेनी भैया के लड़के पे आ गई। खैर, ये अच्छी बात हुई क्योंकि हम कम से कम यूपी वालों ने बंबई के हाथ से निकाल के चीज़ें अपने हाथ में कंट्रोल कर लिया। अब जो ये शाहरुख खान वाला, आर्यन खान का जो ड्रग वाला केस बार बार बोला जा रहा है, उसके मुख्य किरदार जो है वो जरा समझ लीजिए। 3 तारीख को रेड होती है। आर्यन खान के साथ 7 लोग और ऐसा कहा जा रहा है पकड़े गए हैं। अभी तक 20 लोग गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन उस दिन 3 लोग और गिरफ्तार हुए थे जिनका नाम पेपर में आया, सब जगह आया। वो एक ऋषभ सचदेव, प्रतीक गाबा और अमीर फर्नीचर वाला। इसमें से ऋषभ सचदेव साहब जो थे वो एक मोहित भारती, जो पुराना मोहित कंबोज थे, अब भारती अपने को कहते हैं, और वो एक सरकारी पार्टी के कोई पदाधिकारी भी रहे हैं या एक्टिविस्ट हैं, उनके रिलेटिव थे। तो ये 3 बच्चों को उस सो कॉल्ड एलिज्ड जो ड्रग पार्टी होने वाली थी
उससे इनको छोड़ दिया गया, बाकी लोगों को रखा गया, इन 3 को छोड़ दिया गया कि बेटा तुम घर जाओ, तुम अच्छे बच्चे हो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी या तुम्हारे जो घर के लोग हैं वो एक बड़ी सरकारी पार्टी में वो है, इसलिए तुम उनको घर भेज दिया गया। अब दूसरे यहाँ एक किरदार इंपॉर्टेंट रहा है जिनका रोज नाम आना शुरू हुआ और जिनको बहुत अच्छा लगता है कि माइक के सामने आके बाइट देना, ये देना, क्योंकि जनरली मैंने DRI हो या CBI हो या ED हो, मैंने इतनी बाइट जो अफसर इसको एंकर कर रहा है नहीं देते हुए देखा है। लेकिन एक साहब आ गए, समीर वानखड़े साहब। अच्छा, वानखड़े हम लोग इसलिए जानते हैं कि वानखड़े स्टेडियम एक बंबई में है, तो जो भी हिंदुस्तान का उसको वानखड़े जो क्रिकेट लोग देखते ही हैं। हालांकि बीच में मैं एक वो कर दूं, कल जो पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया, तो मैंने तो आज ट्वीट भी किया है कि भाई सट्टा बाजार की दिवाली हो गई है। और ये भी जांच का विषय है कि ये कौन सटोरिये थे, ये क्यों हुआ, क्योंकि 10 विकेट से पाकिस्तान हिंदुस्तान को हरा दे, ये जरा पच नहीं रहा है, अनलेस एंड अनटिल ये कहीं से किसी सटोरिये या उस तरह से डायरेक्शन हुआ, और पास्ट में ये हो भी चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। अब समीर वानखड़े की बात कर ले। ये भाई साहब 2006 में आंध्र प्रदेश में इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, फिर वहीं से इनका ट्रांसफ़र ये दिल्ली चले गए, और 2008 बैच में ये जो IAS का एग्ज़ाम है उसको पास करके इंडियन रेवेन्यू सर्विस के अफसर बन गए, IRS 2008 बैच। इनकी जब पोस्टिंग एज असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एयरपोर्ट कस्टम्स थी, तो ये वो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि यही वो थे जब 2011 में वर्ल्ड कप इंडिया जीता, तो ओरिजिनल वर्ल्ड कप ट्रॉफी इंडिया को नहीं मिली थी। उसको रिप्लिका बोला जाता है, उसको डुप्लीकेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल तो एयरपोर्ट पे रखी हुई थी जहां ये कहा गया था 35% टैक्स दो इत्यादि इत्यादि, तो वो आ नहीं पाई थी। तो इन्हीं के ये उस समय अफसर थे जो ये सब जांच पड़ताल कर रहे थे, और इसलिए वो जो वर्ल्ड कप वाले जो भी आयोजक थे उनको एक रिप्लिका, डुप्लीकेट कहना लोगों को बुरा लगता है, रिप्लिका ऑफ उसकी बना के दे दी गई। फिर ये असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ एयरपोर्ट के दौरान इन्होंने और भी बहुत से, मिर्शा लांबा को इन्होंने पकड़ के उसको कुछ क्वेश्चनिंग की, अनुष्का शर्मा जी की क्वेश्चनिंग की, और इन लोगों के ऊपर आरोप ये लगाया कि कुछ ज्वेलरी लेके आ रहे हैं, डायमंड लेके आ रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। और मुंबई कस्टम्स में जब और भी, मतलब खास करके बॉलीवुड के बहुत से चेहरों को, जैसे कटरीना कैफ, रणबीर कपूर, मिका सिंह, इन सबको इन्होंने क्वेश्चनिंग की थी, और कई क्रिकेटर्स भी उस समय इस प्रॉब्लम में आए थे। ये एक बड़ी स्टोरी छपी है, मैं उसका लिंक आपको दे दे रहा हूँ। 2013 में ये एक्साइज डिपार्टमेंट में आ गए, और एक्साइज डिपार्टमेंट में आके फिर इन्होंने बॉलीवुड के बड़े नाम अनुराग कश्यप, राम गोपाल वर्मा, विवेक ओबरॉय, हालांकि विवेक ओबरॉय तो मतलब हमारे मोदी जी का उन्होंने रोल किया है। अब 2013 में वो रोल नहीं किया था, अब तो वो बिल्कुल इस्टेब्लिश हो गया, और 2013 में बीजेपी की सरकार भी नहीं थी। इन्होंने सर्विस टैक्स के डिफ़ॉल्ट वाले उसमें इन 3-4 जो बड़े एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के बड़े नाम हैं, उनको भी नोटिस वोटिस भेजा था। फिर ये NIA में डेपुटेशन पे चले गए, 2017 तक ये NIA में रहे। फिर ये वहाँ से डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI के जॉइंट डायरेक्टर मुंबई होके ये 2017 में आ गए। फिर वहाँ से ये 31 अगस्त 2020 में NCB के जोनल डायरेक्टर होके इन्होंने अपना चार्ज ग्रहण किया। इन्होंने जैसे ही किया, उसके 10 दिन के अंदर ही इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो चुकी थी, इन्होंने तुरंत रिया चक्रवर्ती और उसके भाई को तुरंत हिरासत में लिया, और वो आपको याद है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। फिर इन्होंने एज NCB जोनल डायरेक्टर इन्होंने कुछ लोगों से और पूछताछ की ड्रग को लेके। उसमें दीपिका पादुकोण का नाम है, श्रद्धा कपूर का नाम है, सारा अली खान का नाम है, ये सारे वो नाम है। दीपिका पादुकोण आपको याद है ना, जाके JNU में खड़ी हो गई थी उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में। खैर, इन लोगों ने इस तरह के बहुत से ऐसे काम किए हैं कि इनको उन स्टूडेंट्स के सपोर्ट में नहीं जाना चाहिए था। इन दोनों चीज़ों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन दीपिका पादुकोण से भी पूछताछ हुई। अगस्त 2021 में मैं ये भी बता दूं, अभी हाल के 2-4 महीने पहले इनको होम मिनिस्टर मेडल मिला है। वो तो मिलना ही था, अब आपको इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारे होम मिनिस्टर साहब को तो ऐसे लोगों को तुरंत कुछ मेडल देना ही चाहिए। उन्होंने अच्छा किया, इनको तो अभी होम मिनिस्टर मेडल मिला है। अब देखिए आने वाले समय में और कौन कौन से मेडल मिलते हैं। अब इधर क्या हुआ, जब से ये जोनल डायरेक्टर हुए हैं, एक चीज़ और लोग ये कह रहे हैं कि अब जो NCB है वो कंजम्पशन जो लोग कर रहे हैं उस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, बनिस्बत जो पेडलिंग करते हैं या जो मैन्युफैक्चरर हैं
उनके केसेस अब कम हो गए हैं जो कंजम्पशन करते हैं, और खास करके जो छोटी क्वांटिटी के कंजम्पशन है, तो ये ज़्यादा आ रहा है। ये उसी तरह की बात है कि अगर कहीं कोई समस्या है, अगर शराब की भट्टी मान लीजिए इल्लीगल शराब बन रही है, तो शराब की भट्टी को पकड़ोगे कि कोई एक आध पाउच पी रहा है उसको पकड़ा जाएगा। ये एक जनरल इसी लेख में ये भी लिखा हुआ है। अब एक नए किरदार आ गए, और वो किरदार आए इस केस के बाद नवाब मलिक साहब। नवाब मलिक साहब एनसीपी के बड़े नेता हैं बम्बई के, महाराष्ट्र के, और उनके ऊपर समीर वानखेड़े साहब का ये कहना है कि कुछ महीने पहले उनके दामाद को भी इन्होंने इस तरह के किसी ड्रग उसमें को किया था, तब से वो है। ये हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हो सकता है नवाब मलिक साहब के जैसा समीर वानखेड़े साहब कह रहे हैं, वो किसी ड्रग में पूछताछ के लिए बुलाया हो और ये नवाब मलिक साहब को बुरा लगा हो। लेकिन नवाब मलिक साहब को मुझे अच्छा है कि अगर मान लीजिए इसी चीज़ से ट्रिगर हुआ, ये नवाब मलिक साहब के पास ये अगर थे सबूत, तो इनको तो पहले से ही पीछे लगना चाहिए था। लेकिन मान लीजिए किसी भी कारण से नहीं थे, तो कम से कम दामाद को जब इन्होंने बुला के पूछताछ की तो समझ में आया होगा कि ये कैसे अफसर हैं। तो चलिए वहीं से एक दो नाम मैं जल्दी से और ले लूं। एक मनीष भानुशाली जी हैं। भानुशाली जी हल्की सी दाढ़ी रखे हुए, जो एक किसी को पकड़ के वो भी एनसीबी से बाहर निकाल रहे थे। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं मैं बीजेपी का ऑफिस होल्डर नहीं हूं, लेकिन मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। और वो जाके दिल्ली में टेलीविजन पे अपने इंटरव्यू भी दे रहे थे। वो कहते मेरी जान को खतरा है, अब मैं दिल्ली आ गया हूँ और दिल्ली में मैं सुरक्षा। अब वो भी गायब हैं, कहाँ है नहीं मालूम, ही इज अंडरग्राउंड। अब एक भाई साहब वो जो टकले वाले, जिसको बोले टकला क्या बोलते हैं, जो क्या उसको बोलते हैं, गंजा नहीं है, गंजे के तो बाल नहीं होते हैं, ये अपना शेव करके सो कॉल्ड ये प्राइवेट डिटेक्टिव गोसावी साहब थे। अब गोसावी साहब को भी लेके नए नए विवाद आ गए हैं। गोसावी साहब भी गायब हैं। गोसावी साहब आपने देखा होगा फोटो खींच रहे थे, सेल्फी ले रहे थे आर्यन खान के साथ, उससे कुछ बातचीत कर रहे थे अपने, और ये कह रहे थे मैं सिंगापुर का प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। अब वो भी गायब हैं। खतरा मुझे सिर्फ भानुशाली और गोसावी साहब के लिए ये है कि इस तरह के जो हाई स्टेक्स केस होते हैं, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर करे कि भाई ये सुरक्षित हो, जहाँ भी हो इनकी जान की हिफाजत रहे, क्योंकि इनको अपने को कहीं हवाले कर देना चाहिए किसी के, नहीं तो ये इतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हैं कि आपको याद है ना, बहुत से केसेस ऐसे हुए जो वाजे साहब थे, उनका केस में कुछ लोग गायब हो गए थे। दो तीन लोगों का नाम मैं एक और ले लूँ। एक प्रभाकर सेल साहब आ गए हैं। प्रभाकर सेल साहब जो हैं, ये एनसीबी ने इनको गवाह के तौर पे इस आर्यन खान केस में इनका नाम दिया था। इन्होंने एक एफिडेविट देके ये बताया है कि कैसे गोसावी साहब और गोसावी साहब के साथी लोग समीर वानखेड़े से मिलके शाहरुख खान से एक फिरौती क्या बोलेंगे, नहीं अब उसका जो भी नाम हो, उनसे कुछ एक 25 करोड़ रुपए चाहते थे। 25 करोड़ की जगह 18 करोड़ में डील तय हुई। ये सब एफिडेविट पे है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, एफिडेविट भी लगा दे रहा हूँ। 25 करोड़ में की जगह 18 करोड़ में डील तय हुई। 8 करोड़ से वानखेड़े साहब को जाने थे, 10 करोड़ इन लोग को आपस में रखने थे। उसमें से 50 लाख रुपए एज एडवांस, बतौर एडवांस शाहरुख खान की जो पीए थी उन्होंने ला के दिया, जिसमें से 12 लाख रुपए गोसावी जी ने रख लिए, 38 लाख रुपए जहाँ जाने थे वहाँ चले गए, इत्यादि इत्यादि। अब समीर वानखेड़े जी कह रहे हैं नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत बात है। अच्छा ये बताइए, समीर वानखेड़े जी बार बार कह रहे हैं नहीं मैंने बिल्कुल 8 करोड़। मुझे एक चीज़ बता दिए, क्या किसी ने जो हत्या भी करता है, कितने केसेस में हत्या, ये निहंगों को छोड़ दीजिए जो उन्होंने सिंघू बॉर्डर में जाके कहते हैं नहीं हमने हत्या की, नहीं तो कोई हत्यारा भी कहता है क्या कि मैंने हत्या की? किसी आज तक अपराधी को आपने देखा जो कह रहा है? तो समीर वानखेड़े जी का ये कहना कि नहीं मैंने 8 करोड़ की बात नहीं हुई थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थी। समीर वानखेड़े जी को भी अच्छी लाइफस्टाइल अच्छी लगती है। मैं उनके कुछ खुलासे और अभी आपको बताता हूँ। एक जैसे वो मालदीव्स घूमने जाते हैं, बच्चों को लेके जाते हैं। मैं ये मानता हूँ कि आईआरएस जो हैं वो मिडिल क्लास फैमिली के हैं। इतनी कम उम्र में अगर उनको ईश्वर करे कि जितने आईआरएस अफसर हों जो 2008 बैच के हों, जिनकी 10, 11, 12 साल की सर्विस हो, वो सारे लोग कम से कम इतना पैसा कमा लें कि वो मालदीव्स जाने, अपने बेबी बच्चों के साथ मालदीव्स घूमना शुरू करें। अब उन्होंने समीर वानखेड़े साहब ने कहा है कि सुरक्षा की उन्होंने अपील की है, मुंबई पुलिस कमिश्नर को उन्होंने लिखा है। मैं जिसको एक अंग्रेजी का वर्ड होता है विक्टिम कार्ड, अब वो विक्टिम कार्ड का एक खेल रहे हैं कि मेरी माँ को टारगेट किया जा रहा है और इत्यादि इत्यादि। मैं अब अंत में एक और चीज़ बता दूँ। अंत में मैं ये बता दूँ कि जो नवाब मलिक ने एक नया खुलासा किया है
जिसमें इनका बर्थ सर्टिफिकेट आया है, उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि समीर वानखेड़े साहब, जिनको अभी तक हमारे जो एक ट्रोल आर्मी जिसको बोलते हैं, वो ये बता रही थी कि देश की रक्षा, हिंदू धर्म की रक्षा, धर्म के रक्षक, ये जो धर्म के रक्षक थे, हिंदू धर्म के रक्षक, इनकी माँ मुसलमान थी और इनके पिता हिंदू थे, ज्ञानदेव वानखेड़े जी, जिन्होंने जब शादी की तो इन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करके दाऊद वानखेड़े के नाम से हो गए। ये आप ये जब देखेंगे ना, इसमें जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें इनका ऊपर नाम दाऊद वानखेड़े है, वहाँ स्टार लगा हुआ है, और साइड में आप देखेंगे तो इनका जो ओरिजिनल नेम है ज्ञानदेव वानखेड़े भी है, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये तो जांच की बात है, ये क्या होगा। तो मैं जो सबसे लास्ट में मैं बात कहने वाला था, और मैं आप धर्मनिरपेक्ष की, अपराधी भी बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष होते हैं। किसी भी अपराधी को लीजिए, जेल में चले जाइए, हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। ये जो अपराध करते हैं, जितने चोर, बदमाश, डाकू, स्मगलर, अपराध की दुनिया में धर्म का कोई मतलब नहीं। ये लोग मतलब बिल्कुल एक ईश्वर, एक अल्लाह, एक सबको मानते हैं, इनके लिए ऊपर वाला एक है। तो तीसरी जो कैटेगरी थी वो अपराधियों की थी। क्योंकि मैं चलते चलते मेरा एक प्रश्न मैं आपके पास भी छोड़ जा रहा हूं, मेरे पास इसका आंसर नहीं है। दो लोगों की बात हो रही है, आर्यन खान के माँ बाप की बात हो रही है और समीर वानखेड़े की माँ बाप की बात हो रही है, जिसमें समीर वानखेड़े जी कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप को और इनको नहीं खींचना चाहिए, वो विक्टिम कार्ड की बात कर रहे हैं। आर्यन खान ने अगर ये गलती की है तो उनके पिताजी को क्यों खींचा जा रहा है, उनके पिताजी को क्यों गाली दी जा रही है? वही चीज़ें जो समीर वानखेड़े कह रहे हैं वो इनके ऊपर भी लागू होती हैं। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए, धर्मनिरपेक्षता की बात, शाहरुख खान तो मुसलमान था, शादी गौरी से की, अब वो गौरी खान लिखते हैं अलग बात, लेकिन हिंदू रीति रिवाज, हिंदू नाम उनका गौरी का गौरी ही रहा, वो तो चेंज नहीं किया। गणेश को आके उनके घर में गणेश बिठाते हैं शाहरुख खान। समीर वानखेड़े जी, क्योंकि ये आर्यन खान के पिताजी की बात है, समीर वानखेड़े जी के पिताजी ने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया शादी के बाद। वो जो लव जिहाद का एक एंगल होता है ना, तो ये कौन सा एंगल था? मैं इसलिए कह रहा हूं, ये आप तय करिए कि आर्यन खान के माँ बाप ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष आपको लगते हैं कि समीर वानखेड़े के माँ बाप आपको ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष लगते हैं? इसका जवाब आप ही बताइएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।